नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे देश में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित विषय है जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के बारे में। आखिर ये वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ का मतलब है कि अल्लाह की ज़मीन, मतलब जो किसी भी व्यक्ति ने इस्लाम के हित में या मुस्लिमों के हित में जो भी अपनी प्रॉपर्टी, ज़मीन या जो भी कैश या जो भी चीज़ दान की हो, डोनेट की हो, वो अल्लाह की मानी जाती है और उसका जो संरक्षण होता है, उस संरक्षण के लिए जो एक कमेटी बनती है उसको वक्फ बोर्ड कहा गया। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले 1923 में वक्फ बोर्ड नाम की एक संस्था बनाई, जिसके तहत उन्होंने शिया और सुन्नी के बीच में जो झगड़ा हो रहा था उसको कम करने के लिए ये सुन्नी लोगों के लिए वक्फ बोर्ड बनाया कि भाई आप अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इसमें सहेज सकते हैं और उसका सदुपयोग कर सकते हैं। ये तो हुई अंग्रेज़ों की बात। अब आप इसके बाद देखेंगे तो 1954 में हमारे जो माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने वक्फ बोर्ड को और पावर्स दे दिए और उसके बाद इंदिरा जी ने 1984 में वक्फ बोर्ड में और चेंज करके उसको और ज़्यादा पावर दे दिया। अच्छा, यही नहीं, फिर राजीव गांधी जी जब आए तो उन्होंने 1995 में वक्फ बोर्ड को सर्वाधिक शक्तियां दे दी और जब कांग्रेस को लगा 2013 में कि वो अब शायद सत्ता में ना आए, तो मनमोहन सिंह ने दिल्ली की तकरीबन 200 प्रॉपर्टीज जो कनॉट प्लेस जैसी जगह और कोर्ट और कचहरी, इवन संसद भवन, इन सारी ज़मीनों को वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड से माने मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिमों के वोट लेने के लिए कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया। आज आपको बता दें कि पूरे देश में लगभग 9 से 10 लाख एकड़ ज़मीन मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है। यहाँ वक्फ बोर्ड जब मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे विशेषकर सुन्नी मुसलमानों की बात आती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी का भी अनादर नहीं कर रहा हूँ, अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। मैं फैक्ट एंड फिगर की बात कर रहा हूँ। अब आप सोचिए कि पूरे देश की 1/3 ज़मीन इस वक्फ बोर्ड के पास है। सर्वाधिक हमारे सेना के पास है, सेना के बाद रेलवे के पास है और रेलवे के बाद अगर किसी के पास है जो गैर सरकारी संस्था है, वो वक्फ बोर्ड के पास है। अब आप वक्फ बोर्ड के पावर्स का ज़रा सुनिए। आप तो वैसे बहुत कुछ सुन रहे हैं 2-3 दिन से, तो इतना बताने की इस वीडियो में ज़रूरत नहीं, क्योंकि 8-10 मिनट के वीडियो में आप क्या क्या बताएंगे और आप लोग खुद समझदार हैं, आप सब जानते हैं। फिर भी मैं आपको हाईलाइट दे रहा हूँ। ये वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन को चिन्हित करके ये कमेटी ये कह सकती है कि ये ज़मीन हमारी है। अब जो वो व्यक्ति है जिसकी ज़मीन इन्होंने ली, अगर उसको इसके खिलाफ जाना है तो उसको वक्फ बोर्ड के ही कमेटी के पास जाना पड़ेगा। उस वक्फ बोर्ड में जो भी IAS IPS जो हैं वो मुस्लिम हैं, जो रिटायर्ड हैं, और जो उनके मैनेजर हैं वो भी पूरी कमेटी में मुस्लिम हैं। वो ये आपको सुना देगी निर्णय कि नहीं साहब, आप इस पर काबिज नहीं हो सकती, ये वक्फ बोर्ड की है। अब आप इसके बाद अदालत नहीं जा सकते थे। चंद दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये कहा कि अगर वहाँ से आपको संतुष्टि नहीं होती तो आप इसमें माने कोर्ट जा सकते हैं, दीवानी मुकदमा कर सकते हैं। ये तो हुई साहब बात, इतना सा। वक्फ बोर्ड के असीमित जो पावर्स हैं उनको आप सोच लीजिए कि इस्लाम का जन्म खुद जो इस्लामिस्ट हैं वो कहते हैं 1300-1400 साल पहले हुआ, जब ये धर्म इस दुनिया में आया। पर वक्फ बोर्ड हमारे देश का जो है, उसने साउथ के एक गांव को, जिस गांव में 1500-1600 साल पुराना एक मंदिर बना हुआ है, उसको भी वक्फ की संपत्ति डिक्लेयर कर दिया। और जब वहाँ की एक महिला अपनी ज़मीन बेचने जाने लगी तो उसको ये बताया गया कि मैडम आप अपनी ज़मीन नहीं बेच सकती, जबकि उसकी पुश्तैनी ज़मीन थी। उसने कहा क्यों नहीं बेच सकते? तो साहब उन्होंने बताया कि ये तो वक्फ बोर्ड ने अपने नाम कर ली। उसने कहा कैसे कर ली? वो कोर्ट गई, पर उसका कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से जहाँ भी इस वक्फ बोर्ड के जो सिपा सलार लोग बैठे हुए हैं, एक्चुअली इनके ऊपर बैठे कौन है? माफियाज बैठे हैं, भू माफिया बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े दादा बैठे हैं, गुंडे बैठे हैं, इंटरनेशनल जो आतंकियों से संबंध है दाऊद से, वो लोग बैठे हुए हैं।
और ये लोग क्या करते हैं, किसी भी प्राइम जगह को वक्फ में या तो वहाँ पे एक छोटी सी मज़ार बना देंगे या वहाँ एक कब्र बना देंगे और उस पूरे एरिया की ज़मीन को वो अपने आप बगैर किसी सरकारी संस्था को बताए अपने वक्फ बोर्ड में शामिल कर लेंगे। और इवन जिसकी ज़मीन शामिल करते हैं उसको नोटिस भी नहीं देते कि आपकी ज़मीन को हमने वक्फ कर लिया है। इस तरीके से इस देश में सन 47 के बाद से चला आ रहा है। इस देश की लगभग आधी संपत्ति, आधी ज़मीन माने 40% कम से कम वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले ली। ये बात कभी पता ना चलती अगर मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं आती और जो हमारे अश्विनी उपाध्याय जैसे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो जाके इसको सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक लिटिगेशन नहीं लगाते, ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होती। जब वक्फ बोर्ड का माने गहराई से सूक्ष्म विश्लेषण किया गया तब पता चला साहब कि इसके तो इतने असीमित पावर हैं कि शायद सरकार के पास नहीं होंगे। आप एक तो इनके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, दूसरा इनके यहाँ जो भी पदाधिकारी हैं उनको पब्लिक सर्वेंट का माने कलेक्टर के रैंक का वो दर्जा दिया गया है। ये अपने किसी भी आदमी को लगा सकते हैं, वो ही इज़ इक्वल टू पब्लिक सर्वेंट, और आप उसको ना धमका सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना कोई गलत बात कर सकते हैं, नहीं तो आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। प्रत्येक 10 साल में वक्फ बोर्ड का एक सर्वे होता है। सर्वे कौन करता है? यही मुस्लिम करते हैं। और करने के बाद ये कभी अपनी ज़मीन छोड़ते तो है नहीं कि साहब ये वाली ज़्यादा आ गई थी ये ले लो, बल्कि उसमें इंक्लूड करते जाते हैं और उसमें जो खर्चा होता है लाखों, उसको करोड़ों दिखा के वो वहाँ की राज्य सरकारों से लेते हैं। ये कांग्रेस ने नियम बनाया कि हम टैक्स पेयर के पैसे से मुस्लिम संस्था, ये जो वक्फ बोर्ड है, ये सर्वे करेगी। अब आप सोचिए, हमारे पैसे से वो सर्वे कर रहे हैं, हमारी ही ज़मीन ले रहे हैं, हमको ही कोर्ट में जाने का आदेश नहीं दे रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, अब वक्फ बोर्ड का जो दुरुपयोग हुआ वो कैसे हुआ? वक्फ की जो ज़मीन है, गरीब विधवा महिलाएं जो मुस्लिम हैं या जो गरीब मुस्लिम लोग हैं, उनके कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। परंतु यहाँ पे जो दबदबेदार मुस्लिम्स हैं उन्होंने वहाँ मार्केट बना दिए हैं, सिनेमा हॉल बना दिए हैं, बड़े बड़े मॉल्स बना दिए हैं और उनके किराए को वो खा रहे हैं, वो ऐश कर रहे हैं। किसी भी गरीब मुस्लिम को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये बात गरीब मुस्लिम तक वक्फ बोर्ड के अधिकारी नहीं जाने देते। बस वो ये बोलते हैं साहब ये इस्लाम विरोधी है, ये मुस्लिम विरोधी है। जबकि हकीकत ये है कि उसकी की सारी मलाई ये चंद दादा टाइप के जो मुस्लिम्स हैं वो खा रहे हैं। जब मोदी सरकार की या आप कह लें हमारी वर्तमान सरकार की नज़र इस पर पड़ी तो ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि जिनके खिलाफ एक बात भी नहीं की जा सकती थी, उनके खिलाफ एक वक्फ बोर्ड संशोधन लाया गया। वैसे तो इस पूरे ही वक्फ बोर्ड को ही निरस्त कर देना चाहिए, ये असंवैधानिक है और लूट खसोट की एक संस्था है। परंतु चलिए, पहला स्टेप ही सही, अंत तो इसका यही होगा कि एक दिन ये जाके ख़त्म हो जाएगा। आपको मज़ेदार बात बताएं कि वक्फ बोर्ड की असीमित जो शक्तियां हैं उनको देखकर सरकार को इसमें 44 संशोधन करना पड़े, और ये 44 संशोधन जब उसने लाके लोकसभा में रखे तो जितने भी मुस्लिम हितकारी माने जो उनके मत चाहते हैं, वोट चाहते हैं, वो जितने भी राजनीतिक दल थे वो सभी मोदी के खिलाफ बोलने लगे। बोले साहब ये तो ऐसा है वैसा है। मोदी जी पहले से प्रिपेयर थे, अगर तुम इतना सोचते हो तो वो भी सोचते। तो उन्होंने क्या किया, एक संयुक्त संसदीय कमेटी बनाई और बोलते साहब ठीक है, हम इसको अभी नहीं पास कराते, हम इसको उस कमेटी के पास भेज देते हैं, कमेटी जो संशोधन देगी उसको अपन करके और इसको पार कर देंगे। अगर 44 संशोधन में से 10 भी अगर कम हो जाते हैं तो भी आप सोच लीजिए कि 34 तो लागू हो जाएंगे, 20 भी हो जाते हैं तो 24 तो लागू हो जाएंगे। फिर तो आप नहीं कह सकते ना कि साहब सबकी सलाह नहीं ली गई, क्योंकि इस संसदीय जो टीम बनी हुई है इसमें हर दल के नेता हैं। ये कहलाता है घोड़ा पछाड़ दांव। अब इस तरीके से मोदी साहब ने इसको रख दिया और इस तरीके से पहली बार वक्फ बोर्ड के अंदर किसी सरकारी संस्था ने एंट्री मारी है। इसमें सबसे बड़े संशोधन की बात यह है कि इसमें जो भी जिले के वक्फ बोर्ड ऑफिस होगा उसका हेड कलेक्टर होगा, वो धर्म के हिसाब से नहीं होगा, और उस कलेक्टर के पास आपको 1-1 इंच अपनी ज़मीन का हिसाब लिखवाना होगा कि ये ज़मीन कहाँ से आई, किसने आपको वक्फ की, कैसे आपके पास आई और इसका आप सदुपयोग समाज के लिए कैसे कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है मुस्लिम समुदाय के लिए, उनके गरीबों के लिए, उनकी विधवाओं के लिए। फिर भी इसका विरोध हो रहा है। विरोध क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप देखें तो आपको एक बड़ी ताजुब की बात समझ में आएगी। इस्लाम में कहीं भी वक्फ बोर्ड नाम की चीज़ नहीं है, और इस्लाम जहाँ से आया, माने अरबी देशों से आया,
वहाँ मज़ार और कब्रिस्तानों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ इसको गैर कानूनी, गैर इस्लामिक माना जाता है अगर किसी की मज़ार, दरगाह या कब्रिस्तान को सजाया जाए। एक हिंदुस्तान हमारा ऐसा देश है जहाँ पे आपको गली गली मज़ारें मिल जाएंगी, कब्रिस्तान मिल जाएंगे, दरगाहें मिल जाएंगी, वहाँ पूजा पाठ, चंदेबाजी और सब कुछ मिल जाएगा। आपको मालूम है कि उसके पीछे सब क्या चलता रहता है। कभी भी ये इस्लामिक नियमों के पक्ष में था ही नहीं, ये गैर कानूनी है। अगर आप इस्लाम को मानने वाले इतने कट्टर हैं तो फिर आप इनकी संरक्षण क्यों कर रहे हैं, आप इनकी रक्षा क्यों कर रहे हैं, इन दरगाहों और मज़ारों को क्यों बना रहे हैं, इन पे चढ़ावा क्यों ले रहे हैं, इसमें पंडितों की तरह वहाँ पे जो मौलाना है वो क्यों बैठे हुए हैं। इन सब के पीछे व्यापार हो रहा है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस्लाम में जो लिखा है वो समझा रहा हूँ। वो कहते हैं कि साहब किसी की भी पक्की मज़ार नहीं बनेगी, दरगाह नहीं बनेगी, पर हमारे हिंदुस्तान में गली गली हर जगह आपको ये मिलेगी। खासकर सरकारी संस्था जितने भी कार्यालय होंगे उनके बाहर तो एक मज़ार या एक कब्र आपको मिल ही जाएगी। अब उसके क्या मायने हैं ये वो खुद जाने। इस तरीके से इन्होंने जहाँ से इस्लाम चला उसी को झुटला दिया, उसी की बात नहीं मानी। अभी आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो सिंगापुर है एक देश, उससे 5 गुना ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ हिंदुस्तान में है। कभी आपने हिंदुस्तान में किसी जैन बोर्ड की बात सुनी, पारसी की सुनी, सिख की सुनी, हिंदू की सुनी? नहीं। आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि जो हमारे ये मुस्लिम धर्म क्षेत्र हैं इन पे ना कोई टैक्स है, ना इनसे कोई बिजली का बिल लिया जाता है, ना किसी भी तरीके की कोई सहायता ली जाती सरकार से, जबकि हिंदू मंदिरों से बिजली का बिल से लेके उनकी आमदनी तक में सरकार का हिस्सा होता है। इतनी छूट और इतनी अराजकता मिलने से ये जो वक्फ बोर्ड है ये एक तरह से अराजक बन गया था। ये जो चाहता था वो कर रहा था। अब आप सोचिए कि दिल्ली आज वर्तमान स्थिति में आपको बता रहा हूँ, वो तो मनमोहन सिंह ने जो 125 करीब प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को जाते जाते 2013 में दे दी कि मोदी आ जाएगा, उसको मालूम था। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मोदी सरकार ने निरस्त कर दी, वरना 90% दिल्ली वक्फ बोर्ड की थी। वो कभी भी आपको ऑर्डर दे सकते थे कि साहब यहाँ से सरकार हटाइए, यहाँ से ये सब हटाइए, जितना भी आपका तामझाम है ये हमारी ज़मीन है। अब आपसे एक बात बहुत छोटी सी पूछना है अंत में। धर्म के द्वारा देश का बंटवारा हुआ जिसमें 11 से 12 लाख एकड़ जमीन पाकिस्तान को दी गई, फिर भी यहां से सारे मुस्लिम नहीं गए। कहते साहब हमने हिंदुस्तान को चुना। भाई क्यों चुना, है ना? आपने जब बंटवारा चुना तो अपने प्लॉट पे जाना चाहिए था, नहीं गए। वो क्यों नहीं गए आज आपको समझ में आ रहा है। जिस तरीके से इन्होंने हिंदुस्तान को खोखला करने के लिए ये सारी रणनीतियां चली और हिंदू सोता रहा, नौकरी करता रहा, अपने पारिवारिक चक्रों में लगा रहा, उसने कभी यहां ध्यान नहीं दिया। अगर इस तरीके के संशोधन नहीं होंगे तो एक दिन ये पूरे देश को वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि कोई ऐसा अपराध है दुनिया में कि जिसके खिलाफ आप अदालत ना जा सकें, पर हाँ साहब वक्फ बोर्ड है जिसके खिलाफ आप अदालत नहीं जा सकते, और ये हुआ है। इसीलिए अब ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे भी करके जो मोदी ने ये अपने 44 संशोधन किए हैं, इनमें से अगर आधे भी लागू हो जाते हैं तो ये राष्ट्र हित में होगा। अभी आपको एक बहुत अच्छी घटना याद होगी हमारे मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले की। अब आप सोचिए कि मैंने जब से देश स्वतंत्र हुआ उसके पहले से वहाँ पे 3 ऐसी इमारतें थीं जो आर्कियोलॉजी के अंडर में आती थी और पुरातत्व विभाग ही उनका संरक्षण कर रहा था। एक बहुत ही बुद्धिमान सरफेरे ने उनको वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, अपने रजिस्टर में चढ़ा लिया, और चढ़ाने के बाद वो किसी को नोटिस देने को तैयार नहीं। वहाँ पे जाके वो अपना कार्रवाई करना चाह रहे थे। आर्कियोलॉजी ने जाके उनके खिलाफ केस कोर्ट में किया। कोर्ट में जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट के जज ने बड़ा अच्छा बात की कि भाई आपको ये किसने वक्फ की? वक्फ की मतलब किसी ने आपको ये प्रॉपर्टी दी होगी। जहांगीर ने, अकबर ने, किसी ने लिख के दिया था कि ये आपकी है? नहीं है ना, कोई कागजात है? नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा नहीं साहब वो तो फलाना फलाना कांग्रेस ने जो कानून बनाया था उसके तहत हम जो चाहेंगे
वो हमारी, हाँ, कांग्रेस ने एक बड़ा खतरनाक कानून बनाया था, उसके बारे में आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। वक्फ बोर्ड सब बोलते हैं। वक्फ बाय यूज, एक तो होता है कि किसी ने आपको दान किया, एक है कि आपने किसी मस्जिद बाजार को, साहब ये मुस्लिम धार्मिक क्षेत्र था तो आपने वक्फ डिक्लेयर कर दिया। एक और आ गया है कि अगर मुसलमान कहीं पे 10 से 15 साल से किसी जमीन को यूज कर रहे हैं तो वो भी उनकी हो जाएगी, बगैर लिखा पढ़ी के। अब सोचिए साहब, इस तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया था। एक कानून है इसमें, वक्फ बोर्ड में, वक्फ बाय यूज, जिसके तहत ये अगर कहीं भी कोई भी चीज, सपोज आप ही ने अपना कोई खेत इनको बोने के लिए दे दिया या किराए से दे दिया या रहन पे दे दिया, अगर इन्होंने कुछ साल उसमें काम कर लिया तो बाय लॉ ऑफ वक्फ बोर्ड वो जमीन इनकी हो जाएगी। हास्यास्पद है, दुखद भी है, और ये आपको सचेतना भी दे रही है। चेत जाइए, गवर्नमेंट भी चेत गई है, आम जनता भी चेत गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो 120 अपील सुप्रीम कोर्ट में लगी है और हाई कोर्ट में, उनमें से 22 अपील से मुस्लिमों ने लगाई है कि इस बोर्ड को खत्म करना चाहिए, बाकी हिंदुओं ने लगाई है। तो उनने 22 क्यों लगाई मुस्लिमों ने? इसलिए कि उनकी संपत्ति को भी इन्होंने आधी रात में बैठ के मदरसे में, और लिख लिया साहब कि आज से ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति हुई, और वो गरीब सड़क पे आ गए। अरे साहब, ऐसा तो गुंडागर्दी के नियम में भी नहीं होता, माफिया नहीं करता, ऐसा तो कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल नहीं करेगा। जो वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल और भूमाफिया करते हैं वो उसको कानून बना के कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को दे दिया। वक्फ बोर्ड होना चाहिए, पर उसका पूरा हिसाब किताब देश के पास होना चाहिए, और उसकी प्रॉपर्टी की मलाई कौन खा रहा है ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि वक्फ का जो भी कमाई और पैसा होगा वो गरीब मुस्लिमों के हित के लिए है और उन्हीं के लिए होना चाहिए। और यही अमेंड किया है हमारी सरकार ने। वक्फ बोर्ड खत्म नहीं कर रही है, वक्फ बोर्ड वो अपने अंडर में नहीं ले रही है, बस उसकी जो कमाई है वो गरीब पसमानदा मुसलमानों के लिए होनी चाहिए। ये सारे अमेंडमेंट हैं, इसलिए किसी के बहकावे में ना आए, ये मान के चलें जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और आगे भी अभी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। इस मुगालते में विपक्ष ना रहे कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार सरकार गिरा देंगे। ये सारी बातें जब पहले हो जाती हैं उसके बाद कोई कानून लाया जाता है। तो ये जो विघ्न विनाशक है, इनकी सोच पे मत जाइए। आराम से 5 साल सरकार चलेगी, चाहे ऐसे चले या जो गोवा में चली थी वैसे चले। मोदी को 5 साल कोई नहीं हटा रहा, और ऐसे अमेंडमेंट आते रहेंगे, आना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं। जय हिंद, नमस्कार।